हेलो स्टूडेंट्स हम लास्ट क्लास में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स चैप्टर कर रहे थे और लास्ट हमने एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विस्कोसिटी। ये स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस चैप्टर में हमारा जो ऑर्डर है टॉपिक्स का, जिस ऑर्डर में हम टॉपिक्स कर रहे हैं वो आपकी बुक से अलग हो सकता है, क्योंकि मैं आपको उस ऑर्डर में करवा रहा हूँ जिससे आपको सभी टॉपिक्स को समझने में आसानी हो। तो हो सकता है कोई टॉपिक मैं बाद में करवा रहा हूँ, आपकी बुक में पहले दिया हो, या फिर मैंने पहले करवा दिया हो और आपकी बुक में बाद में दिया हुआ हो उसके बाद। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये नहीं सोचना कि कोई टॉपिक छूट तो नहीं जाएगा। आपका पूरा का पूरा चैप्टर का सिलेबस कवर होगा वीडियो लेक्चर्स में, कोई भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा, आपको उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। तो हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है, अब हम आज नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं इसी चैप्टर में, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी जैसे सॉलिड्स में फ्रिक्शन होता है उसी तरह से एक अपोजिंग फोर्स लिक्विड्स के केस में होता है, उसको विस्कोसिटी कहते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन क्या होगी इसकी? प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड बिकॉज ऑफ विच property of a liquid because of which an opposing force comes into play, an opposing force comes into प्ले। किसके बीच में वो लगेगा अपोजिंग फोर्स? बिटवीन टू डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड। अपोजिंग फोर्स कम्स इनटू प्ले बिटवीन, B/W मतलब इसका मतलब है बिटवीन टू डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड। तो कोई भी दो एडजेसेंट लेयर्स के बीच में ये अपोजिंग फोर्स लगेगा। Whenever there is a relative motion between the layers of liquid, और कब लगेगा? Whenever there is a relative motion between the layers। स्टूडेंट ये वर्ड की स्पेलिंग यहाँ गलत हो गई है, मैं दोबारा से लिख देता हूँ लेयर्स की, LAYERS, लेयर्स ऑफ लिक्विड। ओके, whenever there is a relative motion between the layers of लिक्विड। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विस्कोसिटी। इज कॉल्ड विस्कोसिटी, इज कॉल्ड विस्कोसिटी। प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड बिकॉज ऑफ विच an opposing force comes into play between two different layers of liquid whenever there is a relative motion between the layers of liquid is called viscosity। तो इसके लिए हम मान लेते हैं ये एक फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये सरफेस फिक्स्ड है और हॉरिजॉन्टल है, तो इसके ऊपर डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड होंगी। ये मान लीजिए फर्स्ट लेयर है, ऐसे ही फिर सेकंड लेयर होगी, ये मान लीजिए सेकंड है, ऐसे ही फिर, तो इस तरह से लेयर्स होंगी लिक्विड की। ये डायरेक्शन हम मान लेते हैं एक्स है, ये डायरेक्शन क्या है?
एक्स है, और ये ए बी एक लेयर है और ये सी डी दूसरी लेयर है। ओके, मैं इसको ए प्राइम लिख देता हूँ। ए प्राइम बी एक लेयर है और सी डी दूसरी लेयर है। मैं इसको ए प्राइम इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हम ए को एरिया ऑफ लेयर के लिए यूज करेंगे। ओके, तो इसलिए मैंने इसको ए प्राइम लिख दिया। और ये एक्स एक्सिस है इधर ऐसे वर्टिकल, तो ये पोजीशन इसकी पोजीशन हम मान लेते हैं एक्स है और इसकी है एक्स प्लस डी एक्स, और इसकी स्पीड हम मान लेते हैं v है, ए प्राइम बी लेयर में जो लिक्विड की फ्लो की है, और सी डी में v प्लस डी वी है। ओके, ए प्राइम बी लेयर में स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड v है और सी डी लेयर में स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड v प्लस डी वी है। तो हम यहीं से थोड़ा स्पेस है हमारे पास, यहां लिख देते हैं कंसीडर फ्लो ऑफ ए लिक्विड ओवर ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। कंसीडर फ्लो ऑफ ए लिक्विड ओवर ए फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है जो फिक्स्ड है। अब हम दो लेयर्स ए प्राइम बी और सी डी कंसीडर करते हैं जिनकी वेलोसिटीज हैं v1 एंड v2 एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ x एंड x प्लस डी एक्स फ्रॉम द फिक्स्ड सरफेस। यानी यहां से इसकी हाइट x है और इसकी x प्लस डी एक्स है। ओके, कंसीडर टू लेयर्स A prime B and CD with velocities V1 and V2 at a distance x and x plus dx from fixed surface. Okay. So according to Newton, viscous force between two layers will depend on area of the layer. मान लीजिए एरिया ऑफ लेयर है A, इसका एरिया भी A है और इसका एरिया भी A है। ओके, तो यहां हम लिखेंगे According to न्यूटन लॉ है, विस्कस फोर्स को हम लिखेंगे कैपिटल F वेक्टर से। विस्कस फोर्स बिटवीन टू layers depends on तो नंबर 1, ये जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ लेयर। ए इज एरिया ऑफ लेयर एंड नंबर 2, if it is directly proportional to dv by dx, means rate of change of velocity with x। इसको हम कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। dv बाय dx इसको कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। सो विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट ऑल्सो। तो इन दोनों को अगर कंबाइन करें तो F इज प्रोपोर्शनल टू A dv बाई dx, और प्रोपोर्शनलिटी हटाएं तो यहां आएगा माइनस ईटा A dv बाई dx। मैं इसको इक्वेशन 1 लिख रहा हूं। यहां जो ईटा है उसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा is called coefficient of viscosity।
ओके। नेगेटिव साइन बताता है कि जो डायरेक्शन ऑफ एफ है वो अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है। v की डायरेक्शन इधर होगी और जो फोर्स लगेगा F वो इधर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ओके, तो यहां लिख देंगे हम नेगेटिव साइन shows that direction of F is opposite to V. Direction of F is opposite to V. अब इस इक्वेशन में if A इक्वल टू 1 एरिया हो यूनिट 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह से वेलोसिटी ग्रेडियंट भी 1 हो यानी dv बाई dx भी 1 हो, तो f के इसके इक्वल होगा माइनस ईटा के, ये 1 और 1 है, तो यानी ईटा हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ f के इक्वल हो जाएगा। ओके, माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन बताता है, तो ईटा क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स F, यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड इज इक्वल टू विस्कस फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द लेयर हैविंग यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। और ये वेलोसिटी ग्रेडियंट तो इस डायरेक्शन में है v प्लस dv इधर है ना, एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो इधर है, तो जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। फ्लो ऑफ लिक्विड की डायरेक्शन v इधर है और v प्लस dv इधर, यानी dv की डायरेक्शन इधर आ रही है, इधर v है इधर v प्लस dv है, तो dv की डायरेक्शन इधर है वर्टिकली अपवर्ड, और v हॉरिजॉन्टल है, तो dv बाई dx जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है दैट इज परपेंडिकुलर टू v, दैट इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। तो यहां से एक डेफिनेशन निकल कर आती है ईटा की, तो इसके लिए मुझे यहां से इरेज करना पड़ेगा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड, कोफिशिएंट of viscosity of a liquid is defined as the viscous force acting per unit area, the viscous force acting per unit area of the layer, per unit area of the layer having unit velocity gradient, velocity gradient, unit का मतलब 1, having unit velocity gradient perpendicular to, perpendicular, ये perpendicular का सिंबल है, perpendicular to direction of flow of liquid, direction of flow of liquid। ओके, ईटा की यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ ईटा इज, ऐसा यूनिट होगी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और इसको कहते हैं 1 डेकापोइज। ओके, सीजीएस में ये एसआई की है। अब ये सीजीएस में क्या होगी, सीजीएस में न्यूटन की जगह डाइन होता है सेकंड, और मीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर होता है।
दिस इज 1 पॉइस। ओके, ईटा का आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे, वो आएगा ml-1 t-1। ये आपने यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स वाले चैप्टर में सीखा हुआ है, कैसे निकालना है, तो आप निकाल के देखेंगे तो ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला आएगा। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। विस्कोसिटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है? तो पहले लिक्विड्स के लिए, फॉर लिक्विड्स की विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो जाती है। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स डिक्रीजेज with increase in temperature. Viscosity of liquids decreases with increase in temperature. With increase in temperature, जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। टी क्या है? टेम्परेचर है यहाँ पर। ऐसे और भी फॉर्मूला है, जैसे एक स्लोटर्स एम्पिरिकल फॉर्मूला है, वो कहता है ईटा एट टेम्परेचर टी इज ईटा नॉट डिवाइड बाय 1 प्लस एल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। इसमें ईटा नोट है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस, और ईटा टी है वैल्यू ऑफ ईटा एट टी डिग्री सेल्सियस। ओके, अल्फा बीटा कॉन्स्टेंट्स हैं, बट आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आप ये फॉर्मूला याद रखिए। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी फॉर लिक्विड। गैसेस में लेकिन कुछ अलग है, गैसेस की विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ बढ़ जाती है। तो ये पार्ट ए था फॉर लिक्विड्स, पार्ट बी है फॉर गैसेस। विस्कोसिटी of gases viscosity of gases increases with increase in temperature। टेम्प मैंने यहाँ लिखा है TEMP, तो इट मीन्स टेम्परेचर है ये। ओके, एंड यहाँ पर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। लिक्विड्स के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, गैसेस के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये विस्कोसिटी कुछ वैसा ही है जैसे कि सॉलिड्स के केस में हमने फ्रिक्शन पढ़ा था, लेकिन एक फर्क है, फ्रिक्शन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू सरफेसेस पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन ईटा ये जो विस्कस फोर्स है वो आपका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ लेयर पर डिपेंड करता है। एफ इज प्रोपोर्शनल टू ए, जो हमने विस्कोसिटी में अभी अभी पढ़ा है। तो विस्कोसिटी डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ लेयर। यहां हम लिख लेते हैं ये पॉइंट, viscosity depends on area of layer, but friction is independent of area of contact. But friction is independent of area of contact, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू सरफेसेस, जिन दो सरफेसेस के बीच में था वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू
सरफेसेस। तो ये मेन डिफरेंस है विस्कस फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स में। विस्कस फोर्स वैसे लिक्विड में है और फ्रिक्शनल फोर्स सॉलिड सब मटेरियल्स के लिए हमने यूज किया था। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या है? देखिए, मान लीजिए आपके पास ये एक कंटेनर है जिसमें एक लिक्विड है, विस्कस लिक्विड है। ओके, तो क्या होगा, आप इसमें कोई भी एक बॉडी डाल दीजिए, मास m है, रेडियस जिसका r हो। ओके, और इसमें क्या है, लिक्विड है। इस लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है। तो जब ये बॉडी इसमें फॉल करेगी तो क्या होगा, जो इसके सरफेस के बिल्कुल साथ लिक्विड की लेयर्स होंगी उनको ये इस तरह से ड्रैग करेगी। जो लिक्विड की लेयर इस बॉडी के सरफेस के बिल्कुल पास होंगी उनको ये ड्रैग करेगी नीचे की तरफ, जबकि जो थोड़ी सी दूर होंगी वो उतनी डिस्टर्ब नहीं होंगी। तो इससे क्या होगा, पास वाले में तो ज्यादा मोशन है, दूर वाले में कम है, तो ये एक रिलेटिव मोशन हो गया बिटवीन दी लेयर्स ऑफ लिक्विड। और रिलेटिव मोशन है अगर बिटवीन द लेयर्स ऑफ लिक्विड, तो क्या करता है, एक विस्कस फोर्स एक्ट करेगा ऊपर की तरफ। ओके, और ये जो विस्कस फोर्स है इसकी वैल्यू होती है 6 पाई ईटा आर वी। यहां पर आर है रेडियस ऑफ बॉडी। अब ये जो विस्कस फोर्स है इसमें मैंने 6 पाई ईटा आर वी, वी क्या है, वी है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या है कि जब ये बॉडी लिक्विड के अंदर जाएगी, शुरू में वेलोसिटी ज़्यादा होगी, धीरे धीरे इस फोर्स की वजह से वेलोसिटी कम होती जाएगी, और एक टाइम आएगा जब वेलोसिटी इनसाइड द लिक्विड इस बॉडी की कांस्टेंट हो जाएगी, तब ये बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे जा रही होगी। तो वो जो कांस्टेंट वेलोसिटी है उसको कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी। तो लिखते हैं, लिखने के बाद आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ओके, तो टर्मिनल वेलोसिटी v नीचे की तरफ होगा, ये v है टर्मिनल वेलोसिटी। तो हम लिखते हैं, चलो इसका टेक्स्ट जो मैंने आपको बताया है वही टेक्स्ट हम लिखेंगे। व्हेन ए बॉडी फॉल्स थ्रू ए विस्कस लिक्विड, व्हेन ए बॉडी फॉल्स थ्रू ए विस्कस लिक्विड, तो क्या करती है, वो अपने साथ जो लेयर्स ऑफ लिक्विड है उसके पास, उसके साथ, उसकी बॉडी के सरफेस के साथ उनको ड्रैग करती है। इट ड्रैग्स अलोंग विद इट द लेयर्स ऑफ द लिक्विड। इट ड्रैग्स along with it the layers of liquid. ओके, तो उससे क्या होगा, उससे लेयर्स के बीच में एक रिलेटिव मोशन क्रिएट हो जाएगा। तो इट ड्रैग्स along with it the layers of liquid in contact with it, है ना, in contact with it। तो जो इसके सरफेस के कांटेक्ट में है उनको तो ये क्या करता है, ड्रैग कर लेता है। बट लेयर्स ऑफ द लिक्विड एट ए लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द बॉडी दे विल रिमेन अनडिस्टर्ब्ड। तो बट लेयर्स ऑफ लिक्विड at a large distance from
body remain undisturbed. Okay, so the falling body, ये जो बॉडी फॉल कर रही है क्या कर रही है, इट इज प्रोड्यूसिंग रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड. So the falling body produces relative motion between different layers of liquid, between different layers of liquid. Due to this relative motion, a backward viscous force will act. Okay, due to this relative motion, ए बैकवर्ड यानी अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन क्या हो रही है, अपवर्ड हो रही है ना. बैकवर्ड विस्कस फोर्स कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, विस्कस फोर्स कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, और ये क्या करता है, which opposes the motion of body, which opposes the motion of body. Okay, ये जो opposing force है ये उतना ही बढ़ेगा जितना velocity of the body बढ़ेगी. The opposing force increases with increase in velocity of body. The opposing force increases with increase in velocity of body. तो इस लिक्विड में बॉडी जितनी ज़्यादा स्पीड से फॉल करेगी उतना ज़्यादा विस्कस फोर्स लगेगा. अब मैं जो आगे लिखने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, उसको बहुत ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो. तो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम बॉडी विल स्टार्ट मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी इन द लिक्विड. तो कुछ देर के बाद लिक्विड में थोड़ा नीचे जाने के बाद क्या होगा, जो वेलोसिटी है बॉडी की वो कांस्टेंट हो जाएगी, जिसको कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी. ओके, तो आफ्टर सम टाइम द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, आफ्टर सम टाइम the body starts moving with a constant velocity, okay, starts moving with a constant velocity in the liquid. This constant velocity is called terminal velocity. This constant velocity is called terminal velocity. तो स्टूडेंट ये इतना कुछ मैंने इसलिए लिखवाया है सो दैट मैं आपको टर्मिनल वेलोसिटी इंट्रोड्यूस कर सकूं, बता सकूं कि एग्जैक्टली टर्मिनल वेलोसिटी क्या है. ओके, अब इससे आगे लिखते हैं इधर. अब हम एग्जैक्टली स्टोक्स लॉ के बारे में
लिखते हैं क्योंकि हमने एक बार टर्मिनल वेलोसिटी को इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्फेरिकल बॉडी, विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन ए spherical body of radius r moving with terminal velocity v, moving with terminal velocity v in a liquid having coefficient of viscosity eta, in a liquid having coefficient of viscosity eta is given by F equal to 6 pi eta r v। ओके, ये इक्वल टू सिंबल मैं दोबारा से ठीक से लगा देता हूँ। F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। तो स्टूडेंट्स, अगर स्टोक्स लॉ एग्जाम में लिखना आता है तो ये वाला जो पार्ट है ये आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। ये मैंने आपको इसलिए लिखवाया है क्योंकि मुझे आपको टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में बताना था क्या होता है, और वो मैं यहीं पर इंट्रोड्यूस कर सकता था इस डायग्राम की हेल्प से। तो एग्जाम में क्या करेंगे, एग्जाम में आप जब स्टोक्स लॉ शुरू करेंगे तो स्टोक्स लॉ हेडिंग लिखा, ये डायग्राम बनाया था आपने, फिर उसके साथ ये सीधा बस डेफिनेशन लिख दो, ये पार्ट छोड़ दो। आप छोड़ सकते हो, चाहे तो लिख दो, अच्छी बात है, हो सकता है टीचर आपको इसके एक्स्ट्रा मार्क्स भी दे दे, लेकिन नहीं भी लिखोगे तो आई डोंट थिंक आपके टीचर को इससे कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके टीचर कहते हैं नहीं लिखना है तो फिर आपको ये लिखना है। ओके, तो ये डायग्राम, इसके बाद ये डेफिनेशन, स्टेटमेंट और फिर इसका प्रूफ। तो मुझे ये डायग्राम अब इरेज करना पड़ेगा। तो प्रूफ इसका स्टूडेंट हम डायमेंशनल एनालिसिस वाले मेथड से करेंगे। ओके, तो हम मान लेंगे f इज प्रोपोर्शनल टू ईटा की पावर a, r की पावर b, v की पावर c। तो f इक्वल टू k ईटा की पावर a, r की पावर b, v की पावर c। k क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है। फोर्स का होता है ml_t-2, k डायमेंशनलेस है तो इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं आएगा। ईटा का मैंने आपको बताया था ml-1t-1 होता है पावर a। r क्या है, रेडियस, रेडियस का डायमेंशन होता है लेंथ का, तो l की पावर b, और वेलोसिटी का होता है lt-1, उसकी पावर पूरे की c। तो ये हो गया ml_t-1, मैं इसको इक्वेशन 1 लिख देता हूँ, ml_t-2, सॉरी -1 नहीं, ml_t-2 इक्वल टू m की पावर a, l की पावर -a प्लस b प्लस c, और t की पावर -a माइनस c। अब दोनों तरफ m, l और t की पावर कंपेयर कर दो। कंपेयरिंग powers of
एम एल एंड टी, तो इधर m की पावर 1 है, इधर a है, तो a इक्वल टू 1 आ गया। l की पावर -a प्लस b प्लस c, इधर l की पावर 1 है, और इधर t की पावर है -a माइनस c, और ये इक्वल है -2 के, तो a प्लस c इज 2। ओके, अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। यहाँ से c क्या आ जाएगा, 2 माइनस a की वैल्यू 1 है, तो 2 माइनस 1 इज 1। अब b रह गया, b क्या हो जाएगा 1, ये माइनस है इधर आके प्लस, और c इधर आके माइनस, तो 1 प्लस a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी 1 है, तो 1 प्लस 1 माइनस 1 1। अब a b c की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में रख देता हूं। Put value of a b and c in 1, तो f इक्वल टू k ईटा की पावर 1 r की पावर 1 v की पावर 1। सो f इक्वल टू k ईटा r v। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको जब यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स चैप्टर में डायमेंशन एनालिसिस किया था तब भी बताया था कि ये k है जो इसकी वैल्यू यूजुअली एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करनी पड़ती है, एंड यहां जो ये k है एक्सपेरिमेंटली k की वैल्यू है 6 पाई, k की वैल्यू है 6 पाई, तो मैं ये वैल्यू रख देता हूं, तो f इक्वल टू 6 पाई, ये है ईटा की पावर 1 r की पावर 1 v की पावर 1, तो ईटा r v, तो ये आ गया आपका स्टोक्स लॉ। तो ये स्टोक्स लॉ यहां कंप्लीट हो गया आपका। तो ये टॉपिक आपका स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया है। अब मैंने इसमें एक टर्म इंट्रोड्यूस की थी, टर्मिनल वेलोसिटी, तो अब हम टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, कैलकुलेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं क्योंकि हमें इस स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी कैलकुलेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी के लिए। तो हम मान लेते हैं हमारे पास एक स्फेरिकल बॉडी है जिसका रेडियस r है, और वो एक विस्कस लिक्विड में फॉल कर रही है जिसका डेंसिटी है सिग्मा और कोएफिशिएंट विस्कोसिटी ईटा है। लेट ए spherical body of radius r and density sigma and डेंसिटी रो, बॉडी का रेडियस r और बॉडी की डेंसिटी रो, सिग्मा हम लिक्विड की डेंसिटी लेंगे। ओके, लेट ए स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस r एंड डेंसिटी रो falls through a viscous liquid, falls through a viscous liquid having density sigma, and coefficient of viscosity ईटा। तो लिक्विड का डेंसिटी है सिग्मा और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ईटा। ओके, तो ये बॉडी है
ये लिक्विड में जब फॉल करेगी तो क्या क्या फोर्स लगेंगे, इसका वेट लगेगा डाउनवर्ड, विस्कस फोर्स F 6 पाई ईटा RV ये अपवर्ड लगेगा, और एक आपने पढ़ा था कि अपथ्रस्ट भी लगेगा इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ओके, तो फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी, फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी आर नंबर 1 weight of body downward, weight of body downward. Number 2 viscous force F, viscous force F upward. And number 3 upthrust कैपिटल T से, वो भी क्या लगेगा, अपवर्ड। और अपथ्रस्ट किसके इक्वल होता है, अपथ्रस्ट होता है इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अपथ्रस्ट है इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। जब बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेगी, टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा तो F इक्वल टू ma से F भी क्या होगा, जीरो। और नेट फोर्स जीरो होने का मतलब है कि जितना नेट अपवर्ड फोर्स है उतना ही नेट डाउनवर्ड फोर्स है। ओके, तो हम यहां लिख देते हैं व्हेन बॉडी अटेन्स टर्मिनल वेलोसिटी, when body attains terminal velocity, जब टर्मिनल वेलोसिटी को बॉडी अचीव कर लेगी, नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो, नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो। इसका मतलब हुआ नेट अपवर्ड फोर्स इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स है वेट ऑफ द बॉडी, मैं उसको W लिख देता हूं, और अपवर्ड फोर्स क्या है, विस्कस फोर्स F एंड अपथ्रस्ट T। वेट ऑफ द बॉडी ये क्या है, W, मैं यहां लिख देता हूं W इज वेट ऑफ बॉडी। ओके, अब वेट ऑफ बॉडी क्या होगा, वेट होता है mg, m इंटू जी, मास इंटू जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ बॉडी तो रो है, मास क्या होगा, सॉरी वो मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो डेंसिटी तो रो है, वॉल्यूम क्या होगा, ये स्फेरिकल है तो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r क्यूब, r है रेडियस, तो 4/3 पाई r क्यूब। तो ये हो गया वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या होगा, मास, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाता है, वेट। तो वेट ऑफ बॉडी ये होगा। ओके, F आपको पता ही है 6 पाई ईटा RV होता है। ठीक है, ये हो गया आपका F 6 पाई ईटा RV के इक्वल है। अब बात है T, अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट क्या है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट अगेन वेट mg, मास इंटू जी। मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो लिक्विड का वेट निकालना है तो डेंसिटी भी किसकी आएगी, लिक्विड की, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमने लिखा है सिग्मा। ठीक है, तो अपथ्रस्ट क्या है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट है m इंटू जी, m मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी है सिग्मा। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड कितना होगा, उतना ही तो होगा जितना वॉल्यूम बॉडी का है, बॉडी जितनी वॉल्यूम की है उतना ही वो लिक्विड डिस्प्लेस करेगी, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड होगा 4/3 पाई r क्यूब।
तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये क्या आएगा, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मल्टीप्लाई बाय जी, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, जो कि अपथ्रस्ट होगा। अब ये वैल्यूज इसमें रख देते हैं, तो यहाँ F इक्वल टू डब्ल्यू माइनस टी, एफ है 6 पाई ईटा आर वी इक्वल टू डब्ल्यू, ये है 4/3 पाई आर क्यूब रो जी, माइनस टी की वैल्यू ये है 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी। तो पाई भी दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, पाई को मैं दोनों तरफ कैंसिल कर देता हूं, तो ये आपके पास बचेगा 6 ईटा आर वी इक्वल टू 4/3 आर क्यूब जी, कॉमन ले लिया तो ये बचेगा रो माइनस सिग्मा। तो यहाँ से v क्या आएगा आपका 4/3 आर क्यूब जी रो माइनस सिग्मा डिवाइड बाय ईटा और आर, ये दोनों आएंगे, और ये 6 भी आएगा इंटू 6। ओके, अब ये r से आर क्यूब कैंसिल होके आर स्क्वायर बचेगा और ये है आपका 4/3। ओके, और ये 6, तो 4/3 इंटू 6 18, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 2 और 3/3, 3 इंटू 3 9, तो 2/9 आर क्यूब बाय आर हो जाएगा आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा, और ये जी मैंने बाद में लिख दिया डिवाइड बाय ईटा। तो ये आ गया एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी डिवाइड बाय ईटा। और ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो इसको आप मार्क कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ नए टॉपिक्स थे। आज आपने एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ा लिक्विड्स के बारे में, विस्कोसिटी, और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स आपने समझी और उनको कैलकुलेट करना सीखा। तो नेक्स्ट क्लास में इसी को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आज जो आपने पढ़ा है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जो कुछ भी आपने आज पढ़ा है उसको अपने नोटबुक में आपने नोट किया होगा, उसको आप लिख के देखिए, और लिखने से प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।